साथियों, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस्ट, आज एक नए अंदाज से आपके समक्ष पेश होने जा रहा हूं। साथियों, मुझसे अक्सर ये पूछा जाता है कि रेडियो बूस्ट का लक्ष्य क्या है। अपने इस लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए अक्सर मैं कहा करता हूं, कंसिस्टेंट अवेयरनेस, सतत जागरूकता जो है वो हमारा उद्देश्य है। आज जिस ऑथर को लेकर मैं अपना कार्यक्रम करने जा रहा हूं, उसने भी जीवन के इस जागरूकता के लिए शहर शहर, देश देश यात्रा करके बहुत से कंट्रीज को छाना है और बहुत से अनुभव इकट्ठे किए हैं। और उसका नेट रिजल्ट ये है कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका टाइटल ही ये बताता है, लाइफ इज अब्राकाडाब्रा। क्या अर्थ है, क्या बात है, ये हम इनके ऑथर से अभी बात करेंगे, जानेंगे। आज हमारे स्टूडियो में मैडम बैसाखी शाह उपस्थित हैं। इनकी इस पुस्तक का इंटरव्यू करने के लिए प्रीति किरण जी ये मेरा साथ देंगे और हम इनसे इनकी इस लंबी यात्रा जो कि इस पुस्तक में समेटी गई है उसके बारे में बातचीत करेंगे। मैडम, आपका बहुत बहुत आने का आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी इस किताब का जो टाइटल आपने रखा है उसका क्या अर्थ आप लेने जा रही हैं, इसमें क्या समझाना चाहती हैं? ज़रूर। सबसे पहले थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर जी। और मेरी हिंदी थोड़ी कच्ची है तो मैं कोशिश करूंगी सब कुछ समझाने में जी। तो एब्राकाडाब्रा एक हिब्रू शब्द है जी, जिसका मतलब है मैं जैसा बोलूंगी वैसा ही सृष्टि करूंगी। ओके। तो जब हम बचपन में छोटे थे तो हम वो सारे मैजिकल कहानियां पढ़ते थे, जैसे अली बाबा दरवाजे के सामने जाता है और बोलता है खुल जा सिमसिम और दरवाजा खुल जाता है जी। अलादीन अपना लैंप घिसता है और जीनी आ जाता है, जीनी आके बोलता है योर विश इज माय कमांड। ओके। तो ये सब तो हम किताबों में एज ए फेरी टेल उस टाइप से पढ़ते थे, बट क्या जिंदगी भी ऐसी जादू हो सकती है? ओके। तो मैंने अपने जिंदगी में, मैं 17 साल की उम्र में इंडिया छोड़ के चली गई थी। तब से लेके अब तक करीबन 20 साल के ऊपर मैं पूरे दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों में रही हूँ, अलग अलग देशों में लोकल लोगों के साथ उनके घर रही हूँ, उनका खाना खाई हूँ, उनका वेशभूषा पहनी हूँ, उनके रिलीजियस और ट्रेडिशनल फंक्शंस में भाग ली हूँ, चरम वास्तविकताओं का सामना की हूँ। तो ये सब सिचुएशन में मेरे साथ बहुत ही क्या बोलते हैं, भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कभी कभी जीवन धमकी वाली सिचुएशन भी आ गई थी जहाँ से निकलने का कोई भी तरीका नहीं था। तो मुझे पता था कि मेरा मरण यहाँ पे निश्चित है। पर वहां से कैसे मैं बच के निकली, उन एक्सट्रीम रियलिटीज जो मैं बोलती हूँ उनके ऊपर कैसे मैं विजयी पाई, वो सब एक एब्राकाडाब्रा क्षण था मेरे लाइफ में। और ये बुक कोई भी पढ़ेगा वो सिर्फ मेरे जिंदगी के एब्राकाडाब्रा क्षणों को नहीं देखेगा, वो अपने भी जिंदगी में ऐसे ऐसे क्षणों को पहचानेगा। और जब हम उसको पहचानते हैं और उस पर हम अटेंशन देते हैं, उसको हम देखते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं, तो वो और बढ़ जाते हैं। तो वो बोलते हैं ना, एनर्जी गोज वेयर एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। तो एनर्जी क्रिएट्स
तो जो बोलते हैं हम जैसा बोलेंगे वैसा ही सृष्टि करेंगे, तो वो इसी का मतलब है कि मेरे साथ एक दो नहीं, बार बार इस बुक में 21 एब्राकाडाब्रा स्टोरीज है। अगर मेरे साथ हो सकते हैं तो सबके साथ हो सकते हैं। ओके, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने जो अलग अलग कंट्रीज में वेंचर्स करे हैं, जो आपने वहाँ की यात्राएं करी हैं, उस दौरान में जो आपको रेवलेशंस हुए हैं, Exactly. जो रहस्य उद्घाटन आपको इस यात्रा के दौरान में, जर्नी के दौरान में हुए हैं, उन सबको आपने 21 कहानियों में कहने का प्रयास किया। हाँ। तो इससे पहले कि हम उनके ऊपर बात करें, आप प्लीज टेल मी which countries you have visited during this period? वैसे तो बहुत सारे हैं, लगभग 30 के आसपास कंट्रीज है, बट मैं महादेशों का नाम बोल देती हूँ। एशिया से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। तो बचपन में मैं पहले सिंगापुर गई थी, वहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की। फिर उसके बाद एशिया में कुछ कंट्रीज में मैंने बैकपैक किया। फिर मैं यूरोप गई, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद सेंट्रल अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। तो ये सारे महादेशों में जब मैं रही हूँ, वहाँ पे मैं काम भी करती थी, जैसे फॉरेन इंटर्नशिप्स बोलते हैं। एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम लेके चली गई थी। तो उस दौरान मैं आसपास के देश भी, जिस देश में थी वहाँ से भी आसपास के देश में घूमती रहती थी। तो ऐसे लगभग 30 देश मैंने कवर किया है। बट मैंने ऐसे नहीं शुरू किया था कि मैं ग्लोब ट्रॉटर बनूंगी एक दिन या पूरे पृथ्वी का भ्रमण करूंगी। मैं कुछ ढूंढ रही थी। मैं खुश नहीं थी अपने करियर में, और मुझे लग रहा था कि मेरे जिंदगी में कुछ और गहरा और ऐसे कुछ जर्नी होने वाला है जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। और एक देश के बाद दूसरे देश में ऐसे जाती रही, वो भी पूरा प्लान नहीं था। मुझे ऐसे लगता है कि हमारी डेस्टिनी, जो मैं बोलती हूँ, डेस्टिनी को हिंदी में क्या बोलते हैं, मंजिल। तो उस पथ पर हमारे पास ना यूनिवर्स बोलो, ब्रह्मांड हमको ना संकेत दिखाते हैं, जैसे मार्गदर्शन कराते हैं। अगर हम उसको सुनेंगे और उस ओर हम एक कदम रखेंगे तो दूसरा चिन्ह आएगा, फिर तीसरा, ऐसे करके वो पूरा रास्ता हमको नहीं दिखाते, 1 स्टेप एट अ टाइम हमको दिखाते हैं। और जब हम उस पथ पर चलते हैं तो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ पर्पस, सेंस ऑफ मीनिंग, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होता है। वो डेस्टिनी पथ है। अगर हम कोई और पथ पर जाना चाहेंगे, जा तो सकते हैं क्योंकि हमारे पास फ्री विल है, बट वहाँ पे हमको उतनी खुशी, उतनी आनंद नहीं मिलेगी जो हमारे डेस्टिनी पथ पर मिलेगी। प्रीति जी, जी हाँ, आप जिस ढंग से बात को बयान कर रही हैं, जी मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक यात्री रात के समय लगभग 1 मील ऊंचाई के पहाड़ पर चढ़ने को था, और उसके हाथ में एक छोटी सी लालटेन थी जिसकी जो रोशनी थी वो मुश्किल से सिर्फ 2 फीट के एरिया को कवर कर रही थी, और इसी रोशनी में इतना ही रास्ता वो देख पा रहा था। उसको डर लगने लगा कि मैंने चढ़ना लगभग 1 मील है, और ये जो लालटेन है ये मुझे सिर्फ 2 फीट का रास्ता मुश्किल से दिखा पा रही है। तभी उसके भीतर से एक स्वर सुनाई दिया जिसका जिक्र आप कर रही हैं, और वो स्वर उसको ये कहने लगा कि तू चल तो सही, तू 2 फीट चलेगा, अगले 2 फीट भी तुझे इसी लालटेन से दिखाई देंगे। हाँ, शुरुआत तो करो, शुरुआत तो करो। ये पूरी किताब यही बात कहती है कि आप शुरुआत तो करिए, और जब आप शुरुआत करेंगे तो आप मंजिल अपने आप आपके पास आ जाएगी। और इस जो सर मैंने ये बुक पढ़ी तो मुझे इसमें सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि एक लड़की है, एक छोटी लड़की है, जिसको कि 17 years old, जिसको कि चोट भी लगी हुई है। या ऐसा नहीं है कि
वो नॉर्मल लड़की है, हाँ, उसको चोट लगी हुई है, हाँ, लेकिन उसके अंदर इतनी जबरदस्त इच्छा शक्ति है कि उसने तो जाना ही जाना है, हाँ, उसको तो आगे बढ़ना है। तभी मैं कहा करता हूँ कि जो उड़ान है वो परों से नहीं हौसलों से हुआ करती है। तो ये जो आबरा का डाबरा है, बैसाखी साहा का हौसलों वाली उड़ान है, और ये उड़ान इन्होंने बहुत अच्छी करी, और हर लड़की के लिए ये बुक बहुत काम की है, क्योंकि हमारे देश में लड़कियों को तो कहीं बाहर टच मी नॉट होते हैं। मैं रात में 8 बजे स्विमिंग पूल जाती थी स्विमिंग सीखने, तो मेरे साथ मेरे पापा मेरे भाई को कर देते थे कि वहां तक उसको छोड़ के आओ। और एक बच्ची उठ के सिंगापुर चली जाती है, सिंगापुर से वो यूरोप चली जाती है, अकेले चली जाती है, और कभी उससे डाकू मिल रहे हैं, कभी उसका पर्स खो जाता है, कभी उसके साथ कुछ हो जाता है। ये तो बहुत खूबसूरत बात है। तो किरण, आप क्या कहोगे? इससे पहले किरण कुछ कहना शुरू करें, इसीलिए साक्षात रूप से मैंने इनको यहाँ बिठाया है और इनकी बात रूबरू अपने श्रोताओं से करवा रहा हूं, ताकि उनको इस बात का सबक मिल जाए कि भाई अगर इतनी बड़ी लंबी यात्रा ये अकेले कर सकती हैं बंगाली बैकग्राउंड में रहते हुए, तो कोई भी हिंदुस्तानी जो कि पढ़ी लिखी है वो भी कर सकता है। और जी किरण। हाँ किरण, मुझे तो इनकी ये बुक, हम जब छोटे थे तो एक सीरियल आया करता था दूरदर्शन पे, हातिम ताई। तो हातिम ताई को जैसे वो एक टास्क कंप्लीट करता था, उसमें नया टास्क मिल जाता था। तो इनकी बुक्स में जो इनकी 21 स्टोरीज है, वो मुझे मतलब उनके समांतर ही लगते हैं। उनसे कंपेयर करूं तो ऐसा है कि मैंने अभी सिंगापुर पहुंची थी तो मेरा पर्स खो गया। अब मैंने वो पर्स को ढूंढना स्टार्ट किया, मैंने अपने पर्स ढूंढा तो पता चला उसमें डॉलर कम है। फिर मैंने उनको करना स्टार्ट किया तो मुझे फिर गुंडों ने पकड़ लिया। तो उस टाइम से, और इसके अलावा एक और आती थी सिंदबाद, जो नाव में चला करता था। तो वहां मुझे उन्हीं की तरह आपकी स्टोरी लगती है। और अगर आज की, और इसके टाइटल्स कितने अच्छे रखे हैं, इसके लिए आप विशेष टाइटल्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो भी टाइटल आपका है वो पूरी कथा को बयान कर देता है और मजबूर कर देता है पाठक को कि वो इसको जरूर पढ़ें। प्रीति जी, ये जो कहानियां इसमें कही गई हैं, रादर ऑल दीज स्टोरीज विच वी कॉल इट स्टोरीज, but they are the live experiences which she has experienced herself. ये symbolic है। हर एक आदमी के जीवन में इस तरह की odd situations आती हैं। उनकी एक मुसीबत, एक दिक्कत खत्म होती है और दूसरी दिक्कत जीवन में शुरू हो जाती है। वो चाहे गृहस्थ लाइफ है, चाहे आपकी आर्टिस्टिक लाइफ है, चाहे वो और जीवन के जितनी भी उच्च चोटी पे बैठे हुए लोगों की बात है। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक जगह लिखते हैं, वी सी ए मैन एंड अप्रिशिएट हिम, बट परहैप्स वी डू नॉट नो हाउ मच years he has lost for this appreciation. बिल्कुल सही बात। हमें जीवन संघर्ष का जो पीछे की, पर्दे के पीछे की कहानियां हैं वो तो समझ में नहीं आती, दिखाई नहीं देती, लेकिन हर एक के जीवन में पर्दे के पीछे की कहानियां बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने उन कहानियों को बहुत ही सिंपल ढंग से 21 कहानियों में बयान करने की कोशिश की है। I also strongly recommend about this book, which is available on Amazon, Flipkart, Kindle, bookstores, all leading bookstores, Oxford, Barisons, Crossword, हर जगह मिल जाएगा। और अपनी कहानी के साथ साथ इन्होंने महाद्वीपों का भी बहुत सुंदर चित्रण किया है ना। जैसे कि भाई अफ्रीका के बारे में, हालांकि बिल्कुल ठीक बात है, अफ्रीका को हम जैसा समझ सकते हैं, है ना, यूरोप को हम जैसा समझ सकते, एक
हमारे दिमाग में एक छवि होती है, तो वो छवि बॉलीवुड की वजह से। हाँ, पिक्चरों में ऐसा दिखाते हैं कि यूरोप ऐसा है ना, अफ्रीका ऐसा है। यहाँ तो आंखों देखी, यहाँ आंखों देखी घटनाएं हैं, और जो कि किसी के लिए भी बहुत क्या कहते हैं, अद्भुत रेवलेशन हो सकती है ना, कि जैसा आप बिल्कुल फिल्मी दुनिया की बात नहीं है, ये हकीकत की बात है कि और आप कहीं पे भी मुझे लगता है कि हम किताबों से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हम यात्रा से सीखते हैं। जितना ज्यादा हम यात्रा करते हैं उतने वाइज होके लौटते हैं, और कम से कम हमारे वो भ्रम सारे टूट जाते हैं कि गोरे ऐसे होते होंगे और काले ऐसे होते होंगे, या हम ब्राउन है तो हम ऐसे हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर वही दिल धड़कता है। और आपने जो लोगों के घरों में रह के पाया, वो जरा दर्शकों को बताइए कि आपको कैसा। मैं भी यही पूछना चाह रहा हूँ जो प्रीति जी आपसे कह रही हैं कि यात्रा करके हम वाइजर होके लौटते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गेटिंग बीइंग वाइजर, प्लीज वो हमारे श्रोताओं को बताने का प्रयास करें। जरूर। जब हम किसी भी देश में जन्म लेते हैं, उस कल्चर में बड़े होते हैं, हमारे बुजुर्ग हमें सिखाते हैं ये सही है, ये गलत है, ये भगवान है, ये दुश्मन है, ये पोलाइट है, ये रिस्पेक्टफुल है, ये डिसरिस्पेक्टफुल है। पर जब मैं अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग ट्रेडिशंस के अंदर रही हूँ, तो मैंने देखा जो एक देश में गलत है वो दूसरे देश में सही है। जो एक कल्चर में पोलाइट, रेस्पेक्टफुल है, वही सेम चीज दूसरे कल्चर में डिसरेस्पेक्टफुल है। जो मैं सोचती हूँ सही है, वो कोई और सोचते हैं गलत है। तो कहाँ पे, वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन? इज देयर एन एब्सोल्यूट ट्रूथ? तो मैंने यही देखा है कि वी आर मेकिंग इट ऑल आउट। हम ये सब कुछ सृष्टि कर रहे हैं। हम एक कल्चर को फॉलो करते हैं, एक भगवान को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम में, हमारे विश्वास में वो जिंदा है। अब हम कहीं और जाते हैं, वो अपने विश्वास, अपने भगवान को इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से मानते हैं, उनके विश्वास में वो सही है। और विश्वास से ही हम सृष्टि करते हैं। विश्वास कहाँ पे रहते हैं? हमारी कल्पनाओं में। तो मैं बोलती हूँ जो सृष्टि है ना, सृष्टि हमारे कल्पना में है। भगवान हमारे कल्पना में रहते हैं, हम भगवान के कल्पना में रहते हैं। तो ये चीज अगर लोगों को अनुभव होती है, तो हमारे बीच कितने भी डिवाइड हो, कितनी भी दूरियां हो, वो एनिमोसिटी नहीं रहेगी, एनमिटी नहीं रहेगी, वॉर्स, युद्ध नहीं होगी, क्योंकि हम समझेंगे कि ये सिर्फ it is all different lifestyles. There is no absolute truth. कोई absolute truth है ही नहीं। जो हम सोचते हैं ये सच है, उसको कोई और झूठा बना देगा। और जो वो सोचेगा सही है, वो कोई और सोचेगा कि ये तो पाप है। तो ये एक महान सत्य है कि कोई एब्सोल्यूट सत्य है ही नहीं। बिल्कुल सच। तो हम ये सब बनाते हैं, करते हैं। और मैं इतनी यंग एज में चली गई थी, तो लिटरली मैं अलग अलग महाद्वीपों में पली बड़ी हूँ। तो इस वजह से कभी कभी मैं खो जाती थी। मुझे लगता था सच क्या है, गलत क्या है, मतलब मैं कैसे पेश आऊँ। क्योंकि वहाँ पे दूसरे कल्चर में मैं अकेली थी, मेरी व्यूज ये थी, मेरी मम्मी डैडी ने मुझे ये सिखाए थे, और उनके कल्चर में टोटली अलग। मैं उनको कैसे जज करूँ? वो भी तो वो भी अपने जिंदगी में अपने मम्मी डैडी ने जो उनको बोला है वो सब लेके बड़े हुए हैं। तो जजमेंट तो उड़ जाती है। जब जजमेंट चला जाता है, कंडेमिंग समवन एल्स, वो चीज चला जाता है, तब आप हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल कनेक्शन करते हैं। मैं बताऊं आपको इसी बारे में कि मैं ऐसे हमेशा पढ़ती थी और एक बात ये सोचती थी कि अंग्रेजों का मतलब होता है कि 2-4 शादियां और डिवोर्स है। लेकिन फिर मुझे 2 बार 1-1 महीने ऑस्ट्रेलिया रहने का मौका मिला। तो मुझे लगता है कि जब हम किसी देश में रहने जाते हैं, तो हमें किसी के घर के पास रहते हैं या घर में रहते हैं, तब हम रियल वहाँ को समझ पाते हैं। तो जो हमारे पड़ोसी थे जहाँ हम रहते थे, तो वो जो अंग्रेज महिला थी उनका नाम था लूला, और वो 75 इयर्स की हैं, और उनके हस्बैंड भी ऐसे 80 के ही होंगे।
बिल्कुल हिंदुस्तानी औरतों की तरह अपने बच्चों को पाल रही थी। और घर के सामने एक और लेडी रहती थी, उनके खुद के 7 बच्चे थे और उनकी मदर जो कि 100 इयर्स की थी वो भी साथ रह रही थी। तो तब मुझे लगा कि जो हम दूर से बैठ के जो हमारा परसेप्शन बना लेते हैं, सब चूर हो गया कि इंसान तो इंसान ही है। हाँ, वो कुछ रीति रिवाजों के वजह से हमारी, मान लो हमारे देश में, हमारी कल्चर में शादियां ज्यादा दिन तक रहते हैं, उनके देश में टूट जाते हैं, जो भी है, बट उसको हम अगर जज करेंगे तो हमको वो इंसाइट नहीं मिलेगा। अगर हम उनके दिल के अंदर झांक के देखेंगे, उनकी जिंदगी क्यों टूटा, क्यों ये हुआ, उनका कल्चर, वो कैसे पले बड़े हैं, तो हमको समझ आएगा। बिल्कुल, तो जजमेंट नहीं कर सकते। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं वहाँ के कल्चर पे। बिल्कुल। हमारा जो कल्चर है वो प्राचीन काल से यही चला आया है, और उनका जो कल्चर है वो उनके समय से उनका चला आया है। प्राचीन काल से और उनके यहाँ भी, मतलब मुझे तो ये लगता है कि अच्छे और शरीफों से ही दुनिया चल रही है। उनके यहाँ भी अच्छे लोग हैं और हमारे यहाँ भी चोरी चकारी। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बिल्कुल, द शैडो, यू नो, जैसे लाइट है वैसे जहाँ पे भी लाइट दिखेगा उसके पीछे तो अंधेरा ही है ना। लाइट कोई भी, ये जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है, हम तो डुअल वर्ल्ड में है, यहाँ पे लाइट डालोगे तो उसके पीछे अंधेरा ही है। लेकिन हम इस डुअलिटी में के नीचे हमेशा अंधेरा ही है। लेकिन जहाँ चाह है वहाँ राह है। ये बैसाखी साहब ने बताया। हो सकता है आपकी जिंदगी में इससे ज्यादा इंसिडेंट रहे, शायद टॉप 21 से। अरे ये तो इस टिप ऑफ द आइसबर्ग जो बोलते हैं, इतनी गहराई, सारे एक्सपीरियंस अब मैं लिखना शुरू करूंगी तो इतनी मोटी बुक हो जाएगी, तो उसको कंसाइज करके एक छोटा सा बुक में मैंने डाला है। एक चीज और मैं शेयर करूंगा, एक वेब सीरीज आई थी बहुत अच्छी, एलोना होमलेस। एक छोटी सी बच्ची जो जिसको उसकी मम्मी ने पाला है। अब उसकी मम्मी उसे और ज्यादा मैच्योर करने के लिए एक नोट छोड़ के चली जाती है, छुप जाती है कहीं जाके, और उसे छोटे छोटे क्लू देती है ढूंढने के लिए। अब उस छोटी लड़की के 2 भाई हैं, एक तो सबसे बड़ा जासूस शेरलॉक होम्स, और दूसरा सबसे बड़ा बिजनेसमैन वहाँ का। वो दोनों उसको ले जाते हैं अपने साथ, शहर में ले जाते हैं कि यहाँ के हिसाब से तू अब अपने आप को ढाल ले, बट वो नहीं मानती। अब उसके दिमाग में ये चीज चलती रहती है कि नहीं, मुझे अपनी माँ को ढूंढना है, और उसके लिए वो छोटे छोटे टास्क करती है। अलग अलग जगह पर, अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में जाती है, ट्रेन से, ट्रम से, किसी बुग्गी में उठ के। तो मुझे इनकी स्टोरी कैसी लगती है कि एक छोटी बच्ची है जिसके दिमाग में बस कुछ थॉट्स है कि मुझे वहां भी जाना है, मुझे ये भी करना है, और वो उन चीजों को करती जा रही है। प्रीति जी, इनकी बातचीत से और जो किरण जी ने कहा, देखिए एक बात हमें समझनी चाहिए, विच इज नॉट इंडिकेटेड हियर, कि जो कुछ भी हम अपने बच्चों को समझाते हैं, बताते हैं, या जो परसेप्शन उनके माइंड में हम किसी भी चीज के बारे में डालते हैं, वो अपने आप में एक अमिट प्रभाव छोड़ती है। अब आप देखिए कितने संकुचित दायरे में माँ बाप रहते हैं, लेकिन जो कुछ वो जानते हैं उनको लगता है कि ये अल्टीमेट है। हाँ, जबकि ऐसा होता नहीं, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो आपके हमारे बाद वाली पीढ़ी आती है वो हमसे वाइजर होती है। यस। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यू शुड ऑलवेज रिमेन ओपन। उनको वो बात भी समझने दो जो हम उनको समझा नहीं सकते, और यही जीवन का फ्लो है, यही जो है प्रोग्रेस का तरीका है। तो मैं ये समझता हूँ इस पुस्तक के माध्यम से रीडर्स को ये भी बात समझ में आएगी कि दुनिया और भी है, इस जहां से आगे भी जहां है, और इस आसमान के ऊपर और भी आसमान है। तो बहुत कुछ है जो इस पुस्तक के माध्यम से हमें समझने को मिलता है। बैसाखी, आपने इन सारी घटनाओं को लिखने का विचार कब बनाया? ये मुझे एक सपने में आया था एक्चुअली। उस टाइम मैं ऐसे एक और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में थी, तो मुझे सपने में ये बुक दिखाया गया, मतलब ये कवर नहीं, कोई ऐसे एक बुक पकड़ के खड़ा था। तो जब मैं नींद से उठी
तो मुझे लगा कि मतलब ऐसे फीलिंग में वो कम्युनिकेट करते हैं कि तुम्हारे साथ ये जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं ये लेके तुम मर नहीं सकती, तुमको ये दुनिया के साथ शेयर करना है ताकि दुनिया को भी पता चले कि मैजिक क्या होती है। क्योंकि मैंने सच में जब मैंने ये जर्नी शुरू किया था तो आई वॉज इन सर्च ऑफ रियल मैजिक। अच्छा। तो मुझे लग रहा था कि कुछ तो है जो मुझे, आई नीड टू डिस्कवर इट, व्हाट इज दैट। तो मैं सिंगापुर ऐशो आराम की दुनिया छोड़ के अफ्रीका चली गई थी। वहां पे मेरे साथ बहुत इंटेंस एक्सपीरियंसेस हुए हैं, बट मैं हमेशा वो मैजिक ढूंढ रही थी। और मेरे साथ फिर ऐसे मैजिकल एक्सपीरियंसेस होते थे, मैं एक तो शेयर करूंगी बहुत ब्रीफ में। तो तब मुझे लगता था कि हाँ कुछ तो देयर इज अ हायर फोर्स जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। और क्योंकि मैं अकेले थी उस टाइम, मुझे भी, क्योंकि मैं ऐसे ही फैमिली से आती हूँ जहाँ पे यंग लड़कियों को अकेले बाहर भी नहीं जाने देते, तो उस टाइम मैं लड़की होने के नाते, वो भी इंडियन होने के नाते, मुझे दो चीज थी कि मेरी इज्जत और मेरी प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है। तो मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे किया, क्योंकि दुनिया के सबसे डेंजरस कंट्रीज में मैं रही हूँ। वेनेजुएला में तो पहले वो तुमको शूट करते हैं फिर लूट करते हैं, यू नो। वहां पे लोगों को काट काट के फेंक रहे हैं रास्ते में, उनका मिलिट्री, उनका गवर्नमेंट। वहां पे मैं भी, आई वॉज ऑल्सो रॉब्ड एट गन पॉइंट। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। तो मैं अपनी जर्नी से पहले एक पोएम पढ़ी थी, उस पोएम का नाम है इथाका। उसमें से 2 लाइंस मैं बताती हूँ। तो वो बोलते हैं, द लेस्ट्रिगोनियंस एंड द साइक्लोप्स, द एंग्री पोसाइडन you will never encounter on your path if your thoughts remain lofty, if a fine emotion touches your heart and your spirit. So your heart will not have a reason to set them up on your path when you have learned the lesson. So what is the lesson? हम जिस चीज से डरेंगे हम उसी का सामना करेंगे। तो हमारे अंदर वो लेस्ट्रिगोनियन, साइक्लोप्स, पोसाइडन, ये क्या होता है, ये वो बोलते हैं ना स्टॉर्म, वो समुंदर में वो सारे मॉन्स्टर्स होते हैं, उन्हीं को तो बोलते हैं। तो वो मॉन्स्टर्स हमारे जिंदगी में तब आएंगे जब उनको हम अपने कल्पना में आने देंगे। हाँ, तो मैं सिर्फ अपने कल्पना में अपने आप को प्रोटेक्ट करती थी। कभी मैं कुछ ऐसे रास्ते से चल रही हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कोई शेडी लोग हैं, मैं इमेजिन करती थी कि आई एम इनविजिबल। अब मैं इनविजिबल नहीं भी हूँ तो दे विल नॉट, उनका अटेंशन मेरे ऊपर नहीं आता। आप डर नहीं रहे, आपके अंदर एक शक्ति है। और मैं कभी कभी अपने आप को सुनहरी रोशनी से घेर लेती थी अपने कल्पना में कि ये मेरी सुरक्षा करे। और उतना ही काफी था। मतलब अपने इस बुक के ना शुरू में, लाइक फर्स्ट पेज में मैं ये लिखती हूँ कि मैजिक ओनली हैपेंस टू दोज who can make it real in their imaginations. You can create heaven and you can create hell in your imagination. बिल्कुल सही बात। तो ऐसे ही घटनाएं जब मेरे साथ हो रही थी तब मैं एक से ऊपर एक फिर ऐसी जगह पे आ गई थी जहाँ पे मुझे लग रहा था कि जब तक मेरी पर्पस इस जिंदगी में, जो भी मेरा मिशन है, जो भी बहुत कठिन मिशन था, जो भी मेरा पर्पस है, वो जब तक पूरी नहीं होगी तब तक मैं मरूंगी नहीं। मतलब वो मरने का डर ही चला गया, क्योंकि कितने बार लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हुआ जहाँ पे मैंने अपने मन में गायत्री मंत्र बोल दिया था, अपनी फैमिली को गुड बाय बोल दिया था। मुझे लग रहा था यहाँ पे अब तो वो मुझे शूट कर ही देंगे, बट बच गई मैं। तो तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो है। और मेरा पूरा मतलब डर वर सब कुछ चला गया। बीमारी से डर, मरने से डर, एक्सीडेंट से डर खत्म हो। क्योंकि आपने एक बात मैं बताऊं, आज ही मैंने कहीं पढ़ा है, तो वो ये कहते हैं कि जिंदगी हर रोज होती है। कौन कहता है कि जिंदगी एक बार होती है? अजी मौत एक बार होती है। मौत भी नहीं होती। जिंदगी हर रोज होती है। आपने कितनी बार मौत को तो फेंका है, मौत है ही नहीं, है ना? तो हर दिन जिंदगी है आपकी। भगवत गीता में लिखा है कि कोई भी कार्य किसी कारणवश ही होता है। हाँ, अगर आपके साथ ये घटनाएं नहीं होती तो आप इतनी खूबसूरत किताब नहीं लिख पाती। और आप इतनी खूबसूरत इंसान नहीं बन पाती। और इस उम्र में आपको अगर ये बात पता है कि आप कल्पना से सब कुछ कर लेते हैं, तो इस उम्र के लोगों को नहीं पता होता। तभी ये सपने में आया था कि तुम ये बुक लिखो। और जब ना मैं उठी थी तो मुझे ऐसे एहसास हो रहा था कि
तुम ये कहानियां अपने अंदर लेके मर नहीं सकती। तो मैं तब ना बहुत इंट्रोवर्टेड थी, बहुत लोगों से मिलती जुलती भी नहीं थी। तो मुझे लगा सच में मुझे ऐसे कहानियां लिखना है क्या। तो मैंने ना 3 स्टोरीज लिख के मैं कुछ बड़े बड़े पब्लिशर्स को भेज दिया था। आपने इन सब चीजों को फेस किया क्योंकि आपको रेडियो बूज पे हाँ, yes. और सर इनकी वेबसाइट पे देख रही थी मैं, ये बहुत अच्छे स्पीकर हैं और बड़े अच्छे टॉपिक्स हैं इनके। तो उतनी वाइजर आप उस जर्नी के वजह से हुई है। हाँ, हो सकता है। तो आप एक्सपीरियंस बताइए, ये एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा था जो आपने ये सारे एक्सपीरियंस पास्ट के जो भी आप देख के हाँ। या यहाँ पर बैठ कर जो डिस्कस कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा है। देखो, उसकी वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ, तो उसको तो मैं नेगेट नहीं कर सकती। बट हाँ, उसकी वजह से आज मुझे ये मौका मिला है कि सबके साथ मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ कि रियली हम जीवन लेते हैं, जन्म लेते हैं मरने के लिए, तो मरने से क्या डर। एक दिन ना एक दिन तो सबको जाना है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। और अगर टाइम ही डजंट एग्जिस्ट करता है, मतलब थोड़ा सा मैं उस मतलब पैरेलल लाइव्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सब एक आपकी ये घटना इसमें पढ़ती हूँ कि आपका पासपोर्ट या आइडेंटिटी आपके पास नहीं था और पुलिस ने आपको थ्रेट करने की कोशिश की, है ना। तो वो ना मेरे दिल को छू गई एकदम बात कि हाँ, कैसे वो लड़की कैसे परेशान हो रही होगी, क्या हो रहा होगा। हाँ, बट उसमें ना ऐसा था, मैं वो पासपोर्ट लेने भूल गई थी, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बच गई। मतलब यूनिवर्स का टाइमिंग इतना प्रेसाइज होते हैं। मैं वो ट्रैवल करने जा रही थी, मैंने अपने पासपोर्ट निकाला, उसको टेबल पे रखा कि उसको मैं लास्ट में अपने बैग में डालूंगी कि वो सबसे ऊपर रहेगा, तो मैं उसको आसानी से निकाल पाऊंगी। तो वो टेबल पे ही रह गया था। फिर मैं चली गई थी, फिर बाद में मुझे याद आया, मैं वापस भी आई पासपोर्ट लेने, पर वो जो टाइम गैप था उसके बीच ऐसा कुछ हुआ। तो वेनेजुएला के मिलिट्री वहां पे उन्हीं का राज चलता है, वो तो किसी को भी गोली मार देगा, कोई उनसे प्रश्न नहीं पूछेगा। और मैं पोलैंड की एक लड़की के साथ वहां पे गई थी, हम कुछ देखने, मैजिकल लाइटनिंग देखने गए थे, कातातुम्बो उसको स्पेनिश में बोलते हैं। तो उस टाइम मिलिट्री का सामना हुआ, वो हमको हैरस करने लगे। तो मेरे अंदर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लग रहा था कि यहाँ से हम बच के नहीं निकल पाएंगे, बट क्योंकि वो पासपोर्ट भूल गई थी, फिर उसके बाद जो हमारा वो टाइम गैप था कि मैं वापस गई लेने, उसकी वजह से जो कुछ हुआ, मैं पूरी स्टोरी यहाँ पे रिवील नहीं करूंगी, मेरी और उसकी जिंदगी बच गई, वरना हम वहीं पे मर जाते। और ऐसे बहुत सारे घटनाएं हुई है। कभी कभी आई फेल्ड इन समथिंग, कि किसी चीज में फेल किया और उसकी वजह से मेरी एक बड़ा सा सपना सच हो गया। कहते हैं कि जो हम कई बार ये भी होता है कि हम जो ईश्वर से मांग रहे होते हैं वो बड़ा छोटा होता है, लेकिन ईश्वर हमारे लिए बहुत अच्छा बड़ा प्लान करके रखे हैं। करेक्ट, मतलब हमारी होशियारियां जो हैं वो कई बार काम नहीं आती। परमात्मा की तरफ से जो तय होता है वो हमारे हित में कहीं ज्यादा सार्थक साबित जो है वो होता है। हाँ, कभी कभी ये बोलते हैं ना, रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन। बिल्कुल। अमिताभ बच्चन का उदाहरण ले लीजिए, आकाशवाणी पे रिजेक्ट हुए थे। या कहाँ से कहाँ, मतलब एक चीज जो इस बुक को पढ़ने के बाद है, वो आप लोगों में एक क्यूरियोसिटी जागेगी कि जब ये घूम सकती है तो हम भी घूमने जाएंगे। यस, डेफिनेटली। दिस इज लाइफ इज एब्राकडाब्रा। आपने किरण जी पिछली बार ये कहा कि भाई ये सारी बात करके संभव हो पाया कि आप आज हमारे पास स्टूडियो में बैठे हैं। मुझे गाइड फिल्म का वो सीन याद आ गया जिसमें जो वो मार्गो है जी। वो जो है वो अलग अलग गुफाएं खोजता है। हाँ। और राजू गाइड को कहता है कि राजू तुम घुमा लो। यस और ये कहता है कि तुम ये बताओ, ये जानते हो ये गुफाएं अब तक रोशनी में क्यों नहीं आई थी? क्योंकि इनको रोशनी में लाने का श्रेय मुझे मिलना। तो प्रीति जी, इन्होंने घूमना था, किताब लिखनी थी, और इस किताब को दुनिया तक पहुंचाने का श्रेय हमें और आपको मिलना था। ये भी मान के चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।
तो हमारी दर्शकों से इल्तजा है कि आप इस किताब को जरूर पढ़ें, लाइफ इज आब्राकाडाब्रा। और इसी, ये बच्ची की शक्ल भी देख लीजिए, इसी की तरह घूमने जाएं। आजकल तो पर्यटन वैसे भी बहुत सहायक हो गया है, लेकिन ये बात याद रखें कि सफर है ना, जो उर्दू का शब्द है और जो इंग्लिश का सफर है, वो मिलान नहीं होना चाहिए। होता भी है, और वो हमेशा मिलान होता है। इसको भी ध्यान से पूरी तैयारी से जाएं और आपका सफर बहुत खुशनुमा रहेगा। जब मैंने शुरू किया था इतने साल पहले, तब तो सोशल मीडिया नहीं था, गूगल मैप्स नहीं था, ओला उबर नहीं था, ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स नहीं थे, तो तब मैं सिर्फ इंस्पायर होके गई थी। अब तो है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ गए हैं, कितने प्रोग्राम्स आ गए हैं, वॉलंटियर एक्सचेंज प्रोग्राम्स। तो जिस दुनिया में हम जन्म लिए हैं, ये हमारा कर्तव्य है कि इस दुनिया को हम जाने, पहचाने, तभी तो हमारा मन ईश्वर ने क्या क्या बनाया है। आजकल तो दूसरे शहर में भी जाने से पहले लोग गूगल पे बिल्कुल पूरा रिसर्च करते हैं, पूरा रिसर्च कर लेते हैं कि वहाँ रहना कहाँ पर आसान है, खाना कहाँ मिलेगा, ये सब चीजें हैं। तो उस वक्त तो मैंने कुछ रिसर्च किया ही नहीं था। मैं जब सबसे पहले वेनेजुएला गई थी तो मुझे स्पेनिश में हेलो भी नहीं पता था, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं अगर रिसर्च कर लूंगी तो मेरे माइंड में ना एक चित्र बैठ जाएगा, जब मैं वहां जाऊंगी चीजें अलग होगी तो वो मैच नहीं होगी और मुझे तकलीफ होगी। लोग ओला बोलते हैं, ओला एज इज साइलेंट। तो मुझे ये भी नहीं पता था, बट कैसे मैं स्पेनिश सीखी, कैसे ये सब चीजें किया, मतलब बहुत ही रोचक कहानियां और अच्छा लगता है। और ये पता चलता है कि इशारों की भी एक भाषा होती है, जेस्चर्स। सर मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ। हम लोग इटली गए तो रेलवे स्टेशन के किनारे जब हमने चाय ली तो एक जो चाय देने वाला था वो बूढ़ा हमें इशारा कर रहा था कि तुम चेयर पे मत बैठना, ठीक है। और मेरे मन में क्या आया कि हम ब्राउन है इसलिए हमें चेयर पे बैठने को मना कर रहा है। See, it was your expectation कि रेसिज्म है तो ये हमको ऐसे तो और हमने वो चाय कुछ ही बहुत कम पैसों में पी, उस बड़े, और हम चले आए। और फिर जब घूम घाम के रूम पे फिर थक भी गए थे शायद, और हम दूसरे रेस्टोरेंट में पहुंचे, वहां हम चेयर पे बैठ गए। तो जो अगर वहाँ 50 पैसे का बिल वो तो हजारों में आ गया चाय का। तो आपकी परसेप्शन वही क्लियर हो गई। तो मुझे समझ में आया, अरे वो तो देवता था जो कह रहा था चेयर पे मत बैठो। तो ये सब एक्सपीरियंसेस होते हैं कि जब आप भाषा भी नहीं समझते। वही ना, वही लेस्ट्रिगोनियंस एंड साइक्लोप्स जो मैं बोलती हूँ ना, अगर आप जाओगे ये सोच के कि वहाँ पे रेसिज्म मिलेगा, मुझे लोग मेरे साथ डिस्क्रिमिनेट करेगा, तो वही एक्सपीरियंस करोगे, बिकॉज व्हाट यू एक्सपेक्ट यू क्रिएट। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं, कोई देखो इंसान बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, दे हैव अ राइट टू बी बैड एंड दे हैव अ राइट टू बी गुड। तो आप उनसे मिलो, जो आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं उनको छोड़ दो, किसी और से मिलो, कहीं ना कहीं तो दोस्त मिल ही जाएगा। तो लोग ये जो सोचते हैं ना, द वर्ल्ड इज अ स्केरी प्लेस, मैं बोलती हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द वर्ल्ड इज अ फ्रेंडली प्लेस, ऐसे सोचोगे। और अगर हमारे मीडिया भी ऐसे लोगों को बताएंगे तो वो डर, जीने का डर ही चला जाएगा, तब हम जिएंगे। बिल्कुल, जिंदगी में अच्छा और पॉजिटिव खोजने और देखने के लिए बहुत कुछ है। बहुत नेगेटिविटी को छोड़ो, पॉजिटिविटी को पकड़ो। हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हो किरण। So before we part now, would you like to give your last message to our listeners that they should follow this and then? मैं एक ही चीज बताती हूँ, हमेशा हमारे सामने दो रास्ता होते हैं। एक रास्ता विच आवर हार्ट कॉल्स अस टू गो, कि तुम इधर जाओ, वहाँ पे बहुत चुनौतियाँ आती है, बहुत स्ट्रगल्स होंगे, बट उस रास्ते में हमको आनंद मिलेगा क्योंकि वो हमारा वाला रास्ता है। और दूसरा रास्ता वो है जो हमको लोग बोलते हैं, सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस होते हैं, पेरेंट्स टीचर्स के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, वो बोलते हैं तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये करो, जबकि हमारे अंदर एक रॉक स्टार बैठा है या ग्लोब ट्रॉटर बैठे हैं ना। तो हम दूसरे रास्ते में जाएंगे, वहाँ भी बहुत चैलेंजेस होगा, बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, बहुत, बट उसके साथ साथ हमको बीमारियां होगी, उसके साथ साथ हमारे साथ ऐसे कुछ होंगे, या जीने का वो मजा कहीं ना कहीं चला जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर हमको पता होगा कि हमने अपने सपने, अपने जो भी पैशन था उस दिशा में हम गए नहीं। बट
कोई उम्र नहीं होती, आत्माओं की कोई उम्र नहीं होती। कहीं कभी भी किसी भी पोजीशन से आप अपने मंजिल तक जा सकते हो। अगर आप सोचते हो आई वांट टू फाइंड माय पैशन इन लाइफ, आई डोंट हैव अ ड्रीम, आई विल क्रिएट अ ड्रीम एंड आई विल मैनिफेस्ट इट, तो द यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपके सामने वो अपॉर्चुनिटीज लाएगा, वो संकेत दिखाएंगे, वो इंसान लाएंगे, आपका पाथ क्रॉस होगा जिससे आपकी मंजिल पूरी हो सकती है। इसे वो बोलते हैं यू आर इन द फ्लो। 3 इडियट का डायलॉग है, काबिल बनो, काबिलियत अपने आप पीछे आएगी। बिल्कुल, और हमेशा दिल के साथ। प्रीति जी, एक शेर के साथ जो किसी बड़े प्रोमिनेंट शायर ने बोला है कि जब से चला हूं मंजिल पे मेरी नजर है, जब से चला हूं मंजिल पे मेरी नजर है, अब मैं मील के पत्थर नहीं गिनता। तो बात यह है, जो लोग मंजिल पर पहुंचते हैं उनको मील के पत्थर गिनने की जरूरत नहीं होती, वो आपकी तरह अपने लक्ष्य को पूरा करके लौटते हैं और फिर आपकी तरह ही किसी अच्छी सी पुस्तक के लेखक बनते। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार प्रकट करते हुए हम अपने श्रोताओं से विदाई लेते हैं। फिर किसी एक और नए लेखक के साथ हम उनके सम्मुख आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो करें, रेडियो के नाम से। थैंक यू।